राइट। हम पुराना जो मैंने बताया है उसके अनुसार अपन लेकर के चलते हैं, ठीक है। पुराना जितना ही पोर्शन जो हो गया, जैसे सन 1900 यदि 20वीं शताब्दी जो था मेंडल के कार्य की पुनः खोज, मेंडल के वर्क की पुनः खोज, मेंडल के नियमों की नहीं, मेंडल के कार्य की पुनः खोजी थी। तो ह्यूविड बीस, कॉरेंस और सरमक ये अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे, अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने वही चीज डिस्कवर्ड कर ली जो कि लगभग 35-36 साल पहले मेंडल ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और तो ह्यूविड ब्रिज वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के कार्यों को पुनः प्रकाशित कराया। अब ये नहीं आता है, इनकी बुक थी अलग, वो सब बताते थे पहले, अब बिल्कुल भी नहीं है, चिंता मत करो। कॉरेंस ने लेकिन दो लॉ प्रपोज किए थे, और वो जो दो लॉस थे, ठीक है, वो था पहला पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अभियान का नियम। केवल दो थे, प्रभाविता का नियम कोई नियम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको दिया। तो उन्होंने क्या किया है इसको, कि दो सेट में इसको डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, तो फर्स्ट सेट में ये दो आ जाएंगे और सेकंड सेट में ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने पहला नियम दिया है, दूसरा नियम दिया है, फिर इसको बोला है फिर दूसरा नियम। ये पहला नियम, दूसरा नियम, एक समान दूसरा नियम, ठीक है। ये भी दूसरा नियम है, ये भी दूसरा नियम है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यही बस था और ये दूसरा नियम होता है, ठीक है। चलो, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 14 ट्रू ब्रीडर प्लांट, संयुग्मजी प्लांट लिए थे। 14 ट्रू ब्रीडर प्लांट का मतलब मैंने बता दिया था कि मतलब कि शुद्ध होना चाहिए, मतलब लंबे से लंबे को क्रॉस कराएं तो पूरे लंबे बनने चाहिए, फिर लंबे से लंबे को क्रॉस कराएं तो फिर लंबे बनने चाहिए। इस मैनर में पूरे के पूरे प्लांट्स आने चाहिए, ठीक है। यदि ये चीज आती चली जाती है तो ही वो समयुग्मजी या ट्रू ब्रीडर, समयुग्मजी या ट्रू ब्रीडर प्लांट कहलाता है, ठीक है। पता नहीं लाइट कब तक आती है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसके बाद देखो, हम पहले दे चुके हैं आप लोग की एनसीईआरटी में भी जो दिया हुआ है कि अपन करेक्टर्स ले लें। करेक्टर और करेक्टर के क्या होते हैं, कॉन्ट्ररी ट्रेट्स, ठीक है। करेक्टर्स अपन ले लेंगे और उसी के साथ आते हैं विपर्यायी लक्षण, जिसे कहा जाता है विपर्यायी लक्षण, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो वो अपन देखते चले जाते हैं। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी निकाल लेते हैं, ठीक है। और पेज नंबर भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वांट्ररी ट्रेड्स वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर, अब वो फोर्थ नंबर चैप्टर हो चुका है, और ये आप लोग के पूरे दिए हैं पेज नंबर 62, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको पेज नंबर 62। तो अपन पहले समझते हैं कि इसमें कैसा कैसा किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, यदि ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होती, कुछ भी होती, तो बाद में भी देख सकते हैं, मैं ये पूरा रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला हो गया प्लांट लेंथ। प्लांट लेंथ में टॉल एंड डॉर, ठीक है, हिंदी आप बिल्कुल एनसीईआरटी से आप देखते जाए, 62 नंबर पेज पर है। पौधे की लंबाई, लंबा और बौना, ठीक है। ये होते हैं लक्षण, कैरेक्टर, ये होते हैं कॉन्ट्ररी ट्रेट, ट्रेट या विपर्यायी गुण, जो भी है, राइट, विपर्यायी गुण, और ये लक्षण और विपर्यायी गुण। अब डोमिनेंट रिसेसिव किस मैनर में लिए जाते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने बताया था, अब की बार आप लोग फिर से सुन लो कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। देखो, प्रभावी और अप्रभावी वाला पार्ट ही सबसे मेन है समझाने के लिए, कि प्रभावी अपन किसको बोलेंगे और अप्रभावी अपन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किसका बना होता है, डीएनए का। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं भाई, डीएनए के। तो ये क्रोमोसोम्स मैंने ले लिए, एक क्रोमोसोम्स ये होता है, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम्स ये। और हम, आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी जिस भी मैनर में क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो डिप्लॉयड है, राइट। जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में है, ये आप ध्यान रखिए, मतलब कहना चाहिए पेयर में होते हैं, वी बिकॉज वी आर द डिप्लॉयड। हम द्विगुणित हैं। अगुणित का मतलब होता है एक क्रोमोसोम, राइट। द्विगुणित का मतलब होता है जोड़े में दो क्रोमोसोम। त्रिगुणित का मतलब होता है जोड़े में तीन क्रोमोसोम, मतलब ग्रुप बोलना चाहिए, जोड़ा नहीं बोलना। और यदि बाई चांस एक ग्रुप में चार आ जाते हैं तो उसको 4n कहा जाता है। 4n 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 किसमें ग्रुप होंगे, राइट, ऐसे। जैसे ट्रिटिका मैस्टिवम होता है, ट्रिटिका मैस्टिवम मतलब गेहूं, गेहूं 6n होता है। 6n मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। ऐसे ऐसे करके 1 2 3, इसके कितने समूह होते हैं टोटल, 7। तो टोटल कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं, 42, 42 है ना टोटल। लेकिन एक में कितने होंगे, 6, दूसरे में कितने, 6, तीसरे में कितने, 6, ऐसे कितने होते हैं, 7 समूह पाए जाते हैं। तो इसको 6n कहा जाता है,
एक ग्रुप में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसी हिसाब से वो उसकी गुणिता को प्रदर्शित करता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, राइट, जैसा भी होगा। यदि हम में कितने होते हैं, एक समूह में दो दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइट, और उसमें से एक मेल से आता है, एक फीमेल से, है ना। और हमारे क्रोमोसोम जो बना होता है ये डीएनए का बना होता है, ये डीएनए का बना होता है, ये अपन ऐसे डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। ये बना होता है डीएनए, डीएस यानी द्विरज्जु की चक्रीय डीएनए, अभी राइट, जैसा द्विरज्जु की रेखीय डीएनए, हमारे इसमें होता है द्विरज्जु की रेखीय डीएनए, ठीक है। द्विरज्जु की रेखीय डीएनए होता है, चक्रीय डीएनए नहीं होता है, तो वो तो अलग होगा, द्विरज्जु की रेखीय डीएनए होता है। अब आप ध्यान दो, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्रोमोसोम्स का इतना सा भाग एक इधर ले लेते हैं, एक को इधर ले लेते हैं, है ना, और इधर ले लेते हैं या इसके पास में ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब ये डीएनए के सेगमेंट है, ये डीएनए के सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब खंड होते हैं। यदि मान लो कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, राइट, ये पौधे की लंबाई का निर्धारण करता है। किसको निर्धारण करता है डीएनए? प्लांट लेंथ, प्लांट लेंथ, ठीक है, पौधे की लंबाई का निर्धारण करता है। एक, हम्म, हम्म, चलो कैसे मुझे पता चल गया। तुम लोग को दिखाई दे रहा है? सही दिखाई दे रहा है? वॉइस में प्रॉब्लम है, फिर से उसमें लिंक हो जाया करो बार बार। यदि बाई चांस आपका लिंक टूटता है तो उसमें आप फिर से जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें बार बार यदि आप आ जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, तो ये हो गया प्लांट लेंथ। पहला नंबर है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए, आप जाने कि क्रोमोसोम्स पर उपस्थित जो भी डीएनए के सेगमेंट्स ये होते हैं, राइट, डीएनए के जो खंड होते हैं, ये कहलाते हैं जीन, ये कहलाता है जीन, ये कहलाएगा जीन। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, इसको बोलते हैं डीएनए के सेगमेंट को कहा जाता है जीन, राइट, ये कहलाएगा जीन। जबकि इसी के लिए पहले जो वर्ड यूज हुआ था, क्या हो गया भाई? ठीक है, ओके, चलो ऐसे चलने देते हैं अभी इसको। हाँ, ध्यान रखना, फिर से बता दूं, क्रोमोसोम्स किसका बना होता है? एक द्विरज्जु की रेखीय डीएनए का, द्विरज्जु की रेखीय डीएनए का, राइट। और इसका इतना सा सेगमेंट जो होंगे उनको बोलेंगे जीन, छोटे छोटे पार्ट को बोला जाता है जीन। जीन की डेफिनेशन अपने बाद में, लेकिन इसी को मेंडल ने बोला था फैक्टर, मेंडल ने से कहा था फैक्टर या कारक, ठीक है, जीन। अब ये जीन किस चीज को नियंत्रित करता है? प्लांट लेंथ को, राइट, पौधे की लंबाई। लेकिन लंबाई में तो भाई दो चीजें होती है ना, एक लंबाई है, लंबाई में क्या आ जाएगा, दो पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक आ जाएगा लंबा और दूसरा हो जाएगा पौना, ठीक है। लेंथ में यदि अपन देखते हैं तो दो चीजें आ जाएंगी, लेंथ में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक है टॉल और एक है डॉल, टॉल एंड डॉल, राइट।
मतलब लंबा और बौना। तो इधर रख लेते हैं अपन समझाने के लिए फिलहाल, फिर अपन बाद में अलग देख लेंगे कैसा क्या है। ठीक है, तो प्लांट लेंथ में दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक हो गया टॉल, दूसरा हो गया कौन सा, डॉर्क। राइट, ये चीजें प्रेजेंट होगी। अब टॉल एंड डॉर्क को प्रदर्शित करने वाले, मतलब इनको टॉल को टॉल या डॉर्क को डॉर्क क्यों कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। देखो, ये वाला भी एक पोर्शन है, ये भी डीएनए है, मतलब जीन, डीएनए सेगमेंट हमारी बॉडी में। तो मतलब हमारी बॉडी में जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यदि सिंपल ध्यान रखो, यदि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी में मतलब एक जीन की दो कॉपी होती है, एक जीन की दो कॉपी होती है, परंतु फंक्शनल हमेशा एक होती है। ठीक है, कार्य करने वाली एक ही होती है, और एक की ही जरूरत होती है, दो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे एक्स एक्स, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक ही एक्स होता है ना, फिर भी काम चल जाता है। एक एक्स के पूरे जीन मेल में वर्किंग होंगी और फीमेल में एक एक्स के क्रोमोसोम्स वर्किंग होते हैं, जो इफेक्टिव मैनर में वर्क करता है। दूसरा एक्स जो है अक्रिय हो जाता है, दूसरा एक्स अक्रिय होता है, उसको काम करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सिंपल। तो अपन मैं बाद में बताऊंगा, काफी कुछ चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब अपन आगे करते हैं। ये डीएनए है। अब ये डीएनए मान लो, अच्छे ध्यान देना, ये डीएनए सही रूप से कार्य करता है, ये डीएनए सही रूप से कार्य करता है और एक एंजाइम बना देता है। यह एंजाइम एक सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट मतलब पदार्थ, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, यह एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट है जिब्रेलिक एसिड, इमेजिन करो, राइट, मान लो कि जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड पौधे की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिक एसिड पौधे की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट, तो पौधा कैसा हो जाएगा भाई, लंबा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो गया, पौधा लंबा हो गया। ठीक है, ओके। तो इसको जो कार्य करता है, नॉर्मली कार्य करता है, तो इस वाली डीएनए तो अब मैं कोई ना कोई नाम दूंगा। तो मैंने बोला मैं इसको नाम दे देता हूं कैपिटल टी, टॉल। ठीक है, लेकिन लेकिन किसी वजह से इस डीएनए में, ये वाला जो पार्ट यदि ले लिया, में म्यूटेशन हो गया, इस डीएनए में क्या हो गया है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, या कुछ, ये एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता है, ये एंजाइम का निर्माण नहीं करता। या तो एंजाइम बनाता है, वो कार्य नहीं करता, अक्रिय एंजाइम बनाएगा या एंजाइम बनाएगा ही नहीं। अक्रिय एंजाइम बनाएगा या एंजाइम बनाएगा नहीं, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद जब एंजाइम नहीं बना तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, यहां कुछ भी नहीं बनेगा। राइट, एंजाइम जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में। राइट, अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। तो एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट मतलब जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से पौधा बौना रह जाएगा, जिसकी वजह से पौधा बौना रह जाएगा। ये आप ध्यान रखना, पौधा बौना रहना है ना, हाँ, ऐसा नहीं कि पौधा उगेगा ही नहीं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पौधा बौना रहेगा, पौधा ऐसा नहीं होना कि पौधा उगना ही नहीं है। देखो, लंबाई मतलब लंबा, लेकिन बौना मतलब भी कुछ हाइट तक तो, हाइट तो रहती है ना, 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट जितना भी है। ठीक है, वो हाइट रहेगी, बौने की भी हाइट रहेगी। अब ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ही नहीं उगेगा। तो ये हो गया टॉल, ये हो गया डॉर्क। अब बोले कि इस वाले, अब मैंने बोला यार ये कार्य करते वाले डीएनए, जो कार्य कर रहा है डीएनए को, डीएनए वो जो कार्य कर रहा है उसको मैं क्या नाम दूं, कैपिटल टी। तो फिर इसके बाद मेंडल ने सोचा जो काम नहीं कर रहा उसको क्या नाम देते हैं, स्मॉल टी। समझ में आई बात, प्रभावी अप्रभावी। प्रभावी अप्रभावी क्यों कहा जाता है, बहुत अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया तरीके से, तुमको तो स्कूल में बिल्कुल नहीं समझाया जाएगा, ये अच्छे से मेरी बात सुन लो। ठीक है, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन सेट नहीं हो रही है बस, आज पता नहीं क्यों। कुछ करने की उसमें गड़बड़ लग जाएगा।
quadrilateral. अब सही, इसमें क्या सही दिख जाता है? ओके, राइट राइट। तो पहला नंबर अच्छे समझ में आई थी, जो मैं उसमें बता दे रहा हूँ कहाँ किस जगह पे देते हैं। हमने क्या ले लिया? क्रोमोसोम ले लिया। क्रोमोसोम किसका बना होता है? द्विरज्जु की रेखीय डीएनए का। इसके एक सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन की पोजीशन, क्रोमोसोम्स पर जीन की पोजीशन को लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन की इस पोजीशन को लोकस कहा जाता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, 11th-12th से बननी चाहिए, बहुत अच्छा पार्ट है। क्रोमोसोम्स पर जीन की जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, उसको क्या बोला जाता है? लोकस। प्लूरल होता है लोकाई, ये याद रखना। क्रोमोसोम्स पर जीन की स्थिति को लोकस कहते हैं। तो यहां लंबाई निर्धारण करने वाला पार्ट हो गया, यहां बीज की राउंड गोलाई निर्धारण करने वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ फ्लावर की पोजीशन निर्धारण करने वाला हो जाएगा। तो ये है इस कोई लोकस, उन जीन के लोकस। अब लोकस मतलब जीन किस चीज को निर्धारित करता है? प्लांट लेंथ को। परंतु प्लांट लेंथ में भी टॉल एंड डॉर्फ होता है। टॉल किसको बोलते हैं? वह डीएनए जो कार्य करता है। या डॉट किसको बोलते हैं? या तो वो डीएनए में कुछ रूपांतरण हो गया है और वो एंजाइम नहीं बना रहा है, या अक्रिय एंजाइम बना रहा है जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से लंबाई नहीं आएगी। तो जो कार्य करेगा, जो मैंने बताया कि ये डीएनए ने एंजाइम बनाया जो पदार्थ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। प्रोडक्ट मान लो क्या था? जिब्रेलिक एसिड, जीए, मतलब जिब्रेलिक एसिड। अभी है तुम लोग के, यानी तुम लोग ने 11th में पढ़ा है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए, मुझे मालूम है कितना ध्यान है तुम लोग को, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड इंटरनोड मतलब पर्व, पर्व संधि ऊपर और दो पर्व, पर्व की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ज्यादातर आपकी एनसीईआरटी में दिया है गन्ने में, गन्ने होते ना पर्व अच्छे, यदि इतना छोटे छोटे बीच का पार्ट है उसकी जगह बढ़ा दो, राइट, दो नोड है और उनके बीच का पार्ट बढ़ा दो तो गन्ने की लंबाई अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। ये उसमें एग्जाम्पल दिया भी है 11th की एनसीईआरटी, जिब्रेलिक एसिड पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। तो जिब्रेलिक एसिड पौधे की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई पौधे की लंबाई अपन ने बढ़ा दी, ठीक है। तो पौधे की लंबाई क्यों बढ़ी? क्योंकि इसमें डीएनए जो है वो सही सही वर्क कर रहा है, और जब डीएनए सही वर्क नहीं कर रहा है तो जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा, पौधा बौना रह जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इस लंबे और बौने को मैं क्या नाम दूं? ठीक है, इसको लंबे और बौने को कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, ये कहा था मेंडल ने। प्रभावी को उन्होंने प्रभावी को उन्होंने टॉल के फर्स्ट लेटर से ले लिया, राइट, और डॉर्फ को उन्होंने कैपिटल टी का ही स्मॉल लेटर ले लिया। अच्छे सुनना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, प्रभावी को मेंडल ने किससे लिया था? जो भी प्रभावी गुण होगा, टॉल होगा, राउंड होगा, वॉयलेट होगा, जो भी होता है, ठीक है। राउंड है तो आर ले लिया, तो रिंकल मतलब झुर्रीदार को उन्होंने क्या ले लिया? स्मॉल आर ले लिया। ऐसा उन्होंने लक्षण लिए थे, उन्होंने सिंबल लिए थे, समझ में आएगा? अब आप ध्यान दो कि प्लांट लेंथ को कौन कंट्रोल करता है? जीन। परंतु लेंथ, जैसे मैं बोलूं कलर, लेकिन कलर तो इतने सारे हैं ना, उनको कंट्रोल कौन करेगा? उनको कंट्रोल करने वाली सब यूनिट को इकाई को बोलते हैं युग्म विकल्पी। तो जीन की दो उप इकाइयां होती हैं हमारे अनुसार, ये डिप्लॉयड प्लांट में, पाइथन सटाइवा मटर में है, हम जीन की दो उप इकाइयां आएंगी। किसी भी जीन की दो उप इकाइयां, काला गोरा, राइट, दो पार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज हो जाएगा, जितना भी चीज है उसकी दो उप इकाइयां होंगी। देखो आप पूरे के पूरे कैरेक्टर के दो दो कैरेक्टर लिखे हैं, 7 लक्षण के दो दो लिए हैं विपर्याय गुण, तो मतलब दो चीजें, दो उप इकाई, दो उप इकाइयों को ही युग्म विकल्पी कहा जाता है। एलिल या एलिलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी, हिंदी में इनको बोलते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो हो गए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। और इनको ही क्या कहा जाता है? यही पार्ट जो है ये कहलाते हैं युग्म विकल्पी, इनको कहा जाएगा युग्म विकल्पी, राइट। एलिल और एलिलोमॉर्फ, युग्म युग्म विकल्पी, हिंदी मैंने लिख दी, राइट। युग्म विकल्पी कहलाते हैं, या एलिल, एलिल और एलिलो,
मॉर्फ इनको कहा जाता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कि किस जगह पर इन्होंने ये सब बोला है, जहां पर मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो अपन सुन ले थोड़ा सा अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि ये समझ में आएगा नहीं, है ना, इतने आसानी से समझ में नहीं आने वाला। दो तीन चीजें सुन, पहले मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको, नहीं तो चीजें नहीं समझ। देखो, एक होता है नॉर्मल जीन, सामान्य जीन, जो नेचर में मिलता है, राइट। आज जैसे हम लोग नेचुरल नहीं है, यानी सिटी में जितना ज्यादा लोग रहने लगे हैं, लोग जितने रहे, वो म्यूटेटेड हो गए, कुछ ना कुछ चेंजेज आ गए। ठीक है, जंगल में छोड़ दो तो पता चला मर जाएंगे, मच्छर काट लेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बिंदास, किसी कोई दिक्कत ही नहीं, उनके ऊपर मच्छर काट लिए, ये काट लिए तो पता चला मच्छर को मलेरिया हो गया, उनको नहीं हुआ। ठीक है, अलग टाइप की हैबिट वाले होते हैं, सारे पूरे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से आप ध्यान रखना, नॉर्मल एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, आप देखो कि जो सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं उनको कोई रोग नहीं होता। और जो लोग पालते हैं, भैया इतना खर्चा, इतने इंजेक्शन, इतना मिनरल, विटामिन, ये वो सब खिलाए, नहीं तो पता चला उनके पैर से अच्छे हो गए, कहीं ये रोग हो गए, कहीं वो रोग हो गए, भयंकर खर्च। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सड़कों में घूमते हुए कुत्ते हैं, वो इस एनवायरनमेंट के अनुसार ढले हुए हैं, उनको कहा जाता है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड टाइप मतलब जंगली, मतलब सामान्य, उसको सामान्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो उस एनवायरनमेंट के अनुसार उस जगह का है, एक्चुअल में उस जगह का है, तो अपने अनुसार ढला हुआ है। हम दूसरे कुत्ते तो बाहर से लेकर के आए ना, वो उस एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं ढले हुए, तो उनको रोग हो गई होगा। उनको इस एनवायरनमेंट में रखना है तो दूसरी चीजें दो। और अपने देसी कुत्ते तो अरे बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ वहां घूम रहे, कुछ भी खा पी करके रह लिया, है ना। तो ऐसे ही इस जीन में है, जो सामान्य है, सामान्य वाइल्ड, जिसको जंगली बोल सकते हो, वाइल्ड, वो क्या करेगा, पौधों को लंबा कर देगा। लेकिन जो म्यूटेटेड हो गया, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी। वो क्योंकि काम नहीं कर रहा। देखो, तीन कंडीशन एनसीईआरटी में दिया, या तो वो एंजाइम नहीं बनाएगा, या अक्रिय एंजाइम बनाएगा, या स्लो वर्किंग एंजाइम बनाएगा। ऐसा एंजाइम बनाएगा जो धीमे कार्य करेगा। और अच्छे सुनना, तीसरा नंबर भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। ये एंजाइम बना, परंतु धीरे धीरे कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे सुन लो, है ना, धीरे धीरे कार्य कर रहा है। परंतु ये जो काम कर रहा है, ये एक दिन में इसने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया एक दिन में, और जिससे जिब्रेलिक एसिड बना, और ये पौधा लंबा हो गया। ये एक दिन में हो गया। इधर ये कर रहा है 3 दिन में, तीसरे दिन जाकर के धीरे धीरे काम करके जिब्रेलिक एसिड पर्याप्त बनता है। लेकिन बन तो गया, और पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया। हमें क्या देखना है भाई, हमें देखना बाह्य लक्षण। मतलब यदि धीमे काम करेगा तो भी उसको प्रभावी बोलेंगे, क्योंकि पौधा लंबा हो गया। लेकिन दो कंडीशन में उसको अप्रभावी बोलेंगे, या तो वो एंजाइम ना बनाए, या बनाए परंतु वो कार्य ना करे। ठीक है, ओके एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आया? कोई भी एक जन बोल दो भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। अब आ जा रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाओ पेज नंबर 68 पर, एनसीईआरटी उतार निकालो। ठीक है, सबने निकाल लिया 68 नंबर। मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। उदाहरणार्थ, एक ऐसी जीन लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। इस जीन के दोनों प्रारूप, प्रतिरूप, इसके दो एलिल रूप हैं। जीन के दो एलिल एलिल होते हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य एलिल, ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है। ये सामान्य एलिल है, ये सामान्य एलिल है, कैपिटल टी, ये सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसा कि अधिकतर संभव, जो एक सबस्ट्रेट मतलब एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। सबस्ट्रेट को रूपांतरित कर दिया, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। रूपांतरित एलिल, रूपांतरित एलिल, ये स्मॉल टी, सिद्धांतः निम्न में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ये रूपांतरित एलिल आ गया, ये सामान्य एलिल, ये रूपांतरित एलिल। ये क्या करेगा, या तो समान एंजाइम बनाएगा, तो मतलब उसको प्रभावी बोल देंगे। ये हो सकता है रूपांतरित हो गया हो, परंतु वो सामान्य एंजाइम बना रहा, या कार्य अक्षम एंजाइम बनाए, मतलब इनएक्टिव एंजाइम बनाए जो काम ना करे। और तीसरा,
एंजाइम ही ना बनाए। राइट, सुनिए, पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलिल, ये स्मॉल टी रूपांतरित एलिल, ठीक है, पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलिल अरूपांतरित एलिल के तुल्य है। पहले उन्होंने बोला कि स्मॉल टी जो है यदि रूपांतरित हो गया है, लेकिन वो कैपिटल टी के समान ही वर्क कर रहा है क्योंकि समान एंजाइम बना रहा है, ठीक है, अर्थात परिणाम स्वरूप में सबस्ट्रेट को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप मतलब लंबाई, लंबा कर देता है, का उत्पादन करता है। इस प्रकार के एलिल युग्मों के अनेक उदाहरण हैं। किंतु जब कोई, यानी इसको तब क्या बोलेंगे, प्रभावी बोलेंगे, तब ऐसा मतलब रूपांतरण हुए नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि रूपांतरण हुआ है, क्योंकि रूपांतरण हो गया परंतु वो लंबा ला रहा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। राइट, इसके अनुसार नहीं, अपने अनुसार चले तो मतलब वो अप्रभावी नहीं कहलाएगा। लेकिन किंतु जब एलिल कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्य अक्षम एंजाइम उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि एंजाइम बनाए नहीं या अक्रिय एंजाइम बनाए तो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, मतलब जिब्रेलिक एसिड नहीं बनाएगा। जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा तो पौधा कैसा रह जाएगा, बौना। ठीक है, फिनोटाइप मतलब विशेषक इसमें लिखा है, अरूपांतरित एलिल के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। समानता यानी अरूपांतरित कार्यकारी एलिल को मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है, प्रभावी होती है। जो ये अरूपांतरित एलिल है इसको अपन प्रभावी बोलते हैं, तथा रूपांतरित एलिल क्या कहलाता है, अप्रभावी। ये प्रभावी, ये अप्रभावी। समझ में आई बात? ये आप लोग का एनसीईआरटी का जो पैरा था वो मैंने समझा दिया। समझ में आया? प्लीज बताओ, समझ में आया वो? प्रवीण, समझ में आया? यस सर। फिर एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, रूपांतरित अरूपांतरित बहुत इजी है, पढ़ना नहीं है। पहले नंबर तो ये आप ध्यान रखो कि हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हम नॉर्मल नॉलेज वाली बात कर रहे हैं, सिंपल सी, है ना। तो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन, जीन क्या होते हैं, डीएनए। डीएनए यदि सही कार्य करता है तो किसी पदार्थ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला कि मान लो जिब्रेलिक एसिड है तो पौधा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा अपन चलते हैं कि मान लो वो जीन काम नहीं करता है, या ऐसा एंजाइम बनाए, या तो अक्रिय एंजाइम बनाए या एंजाइम बनाए ही नहीं, ठीक है, तब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा तो पौधा लंबा नहीं होगा, तो पौधा कैसा रह जाएगा, बौना। तो ऐसे में इसको अपन बोलेंगे प्रभावी, और इस डीएनए के खंड को क्या बोलेंगे, अप्रभावी। अब मेंडल ने बोला कि प्रभावी अप्रभावी दो तो आ गए, अब मैं इसको कैसे बताऊं यार, कैसा, किसको क्या नाम दूं? नाम तो देना पड़ेगा ना, तुम हम सबके एक एक नाम है तो हम सब होमोसेपियंस मानव ही है, तो हम सबके नाम है, यहां भी उनको नाम देना था, तो उन्होंने बोला प्रभावी को मैं कैपिटल टी बोल देता हूं, मतलब ये वाले का फर्स्ट लेटर, और दूसरा जो काम नहीं करेगा उसका स्मॉल लेटर ले लूंगा। तो हर एक जीन, जीन प्लांट लेंथ को कंट्रोल करता है, पौधे की लंबाई को कंट्रोल करता है, परंतु लंबाई में भी दो कैरेक्टर आते ही आते हैं जिनको कंट्रोल करने वाले पार्ट के कहलाते हैं एलिल या युग्म विकल्पी। एलिल या युग्म विकल्पी। ओके, तो पहले इतना पार्ट आप पहले नोट करके उतार लो। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 68 जरूर लिख देना, ऊपर लिखो एनसीईआरटी पेज नंबर 68, नोट करके लिखो ऐसा, बिल्कुल लिख लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको ध्यान रहेगा कि हमने कौन सी बात बताई है, किस जगह पे नोट लिया है। ठीक है, ये है नोट, और ये कौन सा है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर कौन सा है, 68, ऐसा लिख लो। ठीक है, और इसको बनाओ जरा फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी करना है। जैसे ही हो जाता है तुरंत मुझे बताओ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और अच्छा दिखेगा। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो ये हो गया जिब्रेलिक एसिड वाला पार्ट। जिब्रेलिक एसिड, जीए मतलब है जिब्रेलिक एसिड, है ना, जिब्रेलिक एसिड। अब आगे चलते हैं, ये प्रभावी अप्रभावी आपकी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया भाई। ठीक है, यानी ये सब चीजें देखो कोई समझाता नहीं है, तुम्हारे स्कूल में बिल्कुल नहीं समझाया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें पढ़ लो, बहुत बेसिक है, ये बेसिक है। पहले मन कि प्रभावी अप्रभावी होते क्या है। अच्छा, एक चीज और होती है, बाद में क्या किया है, ये मैं उसके बाद बताऊंगा, चलो ये पहले तुम लोग थोड़े समझदार तो हो जाओ। ठीक है, चलते हैं। तो अब आगे अपन आगे इसके
7 ट्रेट्स अपन लिख लेते हैं, तो आप लोग को यहाँ सभी सातों के सातों लक्षण के बारे में लिखना है। ठीक है, तो जरा चालू हो जाओ फटाफट। और जो भी एनसीईआरटी में दिया है उसके अनुसार ही आप लोग लिख डालो पूरा। पहला नंबर है प्लांट लेंथ, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग को हिंदी उसमें एनसीईआरटी में मिल ही रही है पूरा, तो उसको आप लिख लो। फिर है फूलों का रंग, ठीक है, फ्लावर कलर। दूसरा नंबर है फ्लावर कलर ले लेते हैं, ठीक है। वॉयलेट एंड वाइट, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, मैं अपने अनुसार नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो ठीक है। फिर है फूल की स्थिति, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल, कक्षस्थ एवं अग्रस्त। तो भाई अच्छे से समझ लो, कक्षस्थ एवं अग्रस्त, है ना। कक्षस्थ का मतलब है कि ये लीव्स है, इसमें भी ये लीव्स है, परंतु इसमें फ्लावर लगेगा इस जगह, राइट, और इसमें फ्लावर लग जाएगा ऊपर ही। ये कक्षस्थ, ये अग्रस्त, ठीक है, ये कक्षस्थ पोजीशन है और ये अग्रस्त, मतलब बिल्कुल टर्मिनल पार्ट में फ्लावर लगा है, ये पत्ती के कक्ष से लगा हुआ है। पत्ती के कक्ष से यदि उत्पन्न होता तो उसको बोलते हैं कक्षस्थ, ठीक है। अंत्य, अंत इसमें हिंदी बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट ने दे दी है, तो एक्सियल और टर्मिनल मतलब कक्षीय, और अंत मतलब टर्मिनल, टर्मिनल मतलब पार्ट हो गया, ठीक है। तो हो गया ये पार्ट। देन इसके बाद अपन आगे ले लेते हैं फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ही लिख लेते हैं। फोर्थ नंबर इन्होंने क्या लिखा है, फली का आकार, बिल्कुल ठीक है, फली का आकार, ठीक है। पॉड शेप, राउंड, रिंकल, गोल और झुर्रीदार। फिर है, हो सकता है पॉड कलर हो, कौन सा दिया इन्होंने, फली का रंग, बिल्कुल ठीक, ठीक है, फली का रंग, फली का रंग जो दिखता है बिल्कुल वही अपन को लिखना है, मतलब ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो, राइट। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर, जो सीड का होता है, 6 नंबर। अब लिया है, नहीं पॉड शेप तो यार गड़बड़ हो गया, पॉड शेप नहीं है, पॉड फली का, ये एक मिनट, सॉरी, पॉड शेप ये नहीं, राइट, पॉड शेप होता है इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, फूली हुई और सिकुड़ी हुई, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फूला एवं सिकुड़ा, बिल्कुल ठीक, फूला और सिकुड़ा इसको कहा जाता है, फूला और सिकुड़ा, ठीक है। फिर आ जाएगा सीड से, सीड से, अब आ जाएगा सीड से कौन सा है, राउंड और रिंकल, ठीक है। और 7th नंबर आ गया सीड, भाई ध्यान रखना सीड कलर पॉड कलर का उल्टा है, बस ये याद रख लो, बहुत और कुछ नहीं, येलो एंड ग्रीन, ये हो गए 7, ये हो गए टोटल 7। कुछ के अनुसार अब हम यदि इसको प्रदर्शित करते हैं ना, तो जो मेंडल ने बताया था कैसे अपन इसका प्रदर्शन करें, तो इसको बोलेंगे कैपिटल टी, इसको बोलेंगे स्मॉल टी, इसको बोलेंगे वी, इसको बोलेंगे स्मॉल वी, राइट। ग्रीन का जी, और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल जी। राउंड का कैपिटल आर, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। येलो का कैपिटल वाई, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल वाई। ये एलिल्स हैं, ये जो सिंबल जितने लिए हैं ये सब एलिल्स हैं।
लिख लिया आप लोग ने? लिख लिया? एनसीईआरटी से देख Yes. के लिखो। हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन एमपीपीएमटी का। Yes. एमपीपीएमटी के एक क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 में, राइट, जो है 2 3 5 7, ये 4 ऑप्शन है। 2 3 5 7। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की फली के कुल कितने लक्षण लिए थे? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, ये एमपीपीएमटी क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की फली के कुल कितने लक्षण लिए थे? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 2 3 5 7। Sir. Sir, 7. 7 7। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही। ठीक है, अब सुनो, ज्यादातर लोग 7 मार्क करके आए थे ज्यादातर, लेकिन मैंने क्या बोला, अच्छे से सुनो। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की फली के कुल कितने लक्षण लिए? मटर की फली के, मटर की फली के 2 लक्षण लिए थे। समझ में आएगा? मैंने बोले नहीं कि मटर के कितने कितने लक्षण लिए, मटर की फली के कुल कितने लक्षण लिए थे, वो कितने लिए दिए थे? 2। अगर बोलते कि मटर के बीज के कुल कितने लक्षण लिए थे, तो 2। फ्लावर के कुल कितने लक्षण लिए थे, तो 2। लेकिन मटर के टोटल कितने लक्षण लिए थे, तो 7। बस यही नीट है और कुछ नहीं। Yes. ठीक है, बनते बनते हुए से नहीं बनता, क्योंकि अपन पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, बस यही चीज होती। कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको एक आइडिया देने वाला एक गुरु चाहिए कि भैया कैसा क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे ही आप फिर चलना स्टार्ट करेंगे। अभी आप ऐसा लड़खड़ा करके यहाँ वहां कुछ भी बिना उसके चल रहे हैं, हम आपको बिल्कुल सीधे सीधे चलाना स्टार्ट कर देंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा पढ़ना। ठीक है, तो हम यदि इसके करेक्टर्स भी लेते हैं, तो फ्लावर कलर के कितने हैं? 2। पॉड के कितने हैं? 2। और सीड के कितने हैं? 2। ठीक है, अलग अलग। तो ये एमपीपीएमटी में पूछा गया था, एआईपीएमटी में कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना? हर एक के कितने? 2 लक्षण, 2 लक्षण, 2। ठीक है, चलो, तो इतना तो काफी है। अभी और इसके बाद बताता हूँ। फिर इसके बाद बना लिया, लिख लिया। अब पहले नंबर पे अब अपन आ जाते हैं, एक संकर क्रॉस। राइट, अब अपन को लिखना है एक संकर क्रॉस। सॉरी, ये हो गया, है ना? अब लिखना है एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब आपकी डेफिनेशन दो हिसाब से फिर लेकर के चलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो अब मैन हेडिंग डालना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जल्दी से लिखना है। देखिए, एक लक्षण तथा उसके विपर्याय गुणों के मध्य कराया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? एक संकर क्रॉस। तो लिख लो, एक लक्षण तथा उसके विपर्यास विशेषक, एनसीईआरटी देख लेना, वही लिखा है। एक लक्षण तथा उसके, एक लक्षण तथा उसके विपर्यायी विशेषक, विशेषक के मध्य कराया गया क्रॉस। एक लक्षण, एक लक्षण तथा उसके विपर्यायी विशेषकों के बीच कराया गया क्रॉस को क्या कहा जाता है? एक संकर क्रॉस। लिख लो, एक संकर क्रॉस की डेफिनेशन लिखो कि एक लक्षण तथा उसके विपर्यायी विशेषकों के मध्य कराया गया क्रॉस एक संकर क्रॉस कराया गया। ठीक है, अब द्विसंकर क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस क्या कहलाते हैं? दो लक्षण और उनके विपर्यायी गुणों के मध्य कराया गया क्रॉस द्विसंकर क्रॉस। 3 लक्षण तथा उनके विपर्यायी गुणों के मध्य कराया गया क्रॉस त्रिसंकर क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोनोहाइब्रिड मतलब होता है एक लक्षण तथा उसके विपर्यायी गुणों के मध्य कराए गए क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब हम ले रहे हैं कौन सा? प्लांट लेंथ, है ना? इसमें अपन ले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल प्लांट लेंथ, प्लांट लेंथ, है ना? अब इसको मैं दो तरीके से लेकर के चलूंगा थोड़ा सा। ये लिख लिया आप लोग ने, लिखते जाए करो जरा फटाफट। ठीक है, क्योंकि टाइम वैसे ही नहीं रहता है। अब एक क्रोमोसोमल फॉर्म और एक जीनिक फॉर्म, ठीक है, दो तरीके से लेकर के चलता हूं। मैं आपको क्रोमोसोमल मैनर भी बता देता हूं। ठीक है,
देखो हमने लिया, एक होता है P1 जनरेशन, एक होता है कैपिटल टी हम प्लांट ले रहे हैं, कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, इसको बोलते हैं प्योर लाइन जनरेशन, P1 जनरेशन, P1 पीढ़ी, P1 जनरेशन, P1 जनरेशन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है P1 जनरेशन, राइट। हमने लिया P1 जनरेशन, और P1 जनरेशन में हमने क्या ले लिया भाई, ये तुम लोग ने तो यदि पढ़ा है तो कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, मतलब दो प्लांट अलग अलग मेल फीमेल मैनर में हम अलग अलग ले रहे हैं, मेल और फीमेल दो अलग अलग। ठीक है, अच्छे से सुनना बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि इसमें एनसीईआरटी में अभी, हाँ इसी के साथ इन्होंने इसको बनाया भी है, इसी के अनुसार इन्होंने बना दिया, टॉल डॉट के अनुसार ही बना दिए। ठीक है, तो जनकी इन्होंने लिखा है लंबा और पौना, ठीक है जनकी। अब आप अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कैसे क्या चलता है, या फिर अपन क्रोमोसोमल फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमल फॉर्म में क्या लेते हैं भाई, क्रोमोसोम तो ऐसे बने होते हैं, सॉरी, ये हो गया क्रोमोसोम, है ना। ये मटर में ही है क्रोमोसोम, परंतु इनमें क्रॉस करा दिया, वही चीज हमने ले ली। अब लेकिन इसका यहाँ पे जो जीन है अपन बोल देते हैं कौन सा भाई, कैपिटल टी। ये वाला जो था डीएनए का सेगमेंट स्मॉल टी, ये वाला डीएनए का सेगमेंट कौन सा है, स्मॉल टी, और ये वाला कौन सा है, स्मॉल टी, यहाँ पर। ठीक है, वही है, बिल्कुल वही, ये मेल ये फीमेल, दोनों P1 जनरेशन, दोनों P1 जनरेशन, अच्छे समझ में। ठीक है, अब ये मेल है, आप अच्छे से ध्यान रखो, कोई भी जो पौधा होता है मेल या फीमेल, है ना, तो पहले नंबर पर ये वाला मेल जो प्लांट है, ठीक है सुनना बहुत अच्छे तरीके से, मेल प्लांट अपन ले लेते हैं और फीमेल प्लांट जो इन्होंने बनाया। मटर में क्या होता है, आप अच्छे से ध्यान रखो कि मटर में एक्चुअल में दोनों चीजें हैं, मटर का पुष्प बंद पुष्प होता है, मटर का पुष्प बंद पुष्प होता है, लेकिन इसमें एंथर प्रेजेंट होंगे, इसमें एंथर होते हैं, कैसे क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे। ये होते हैं एंथर, 9+2 के मैनर में मिलते हैं, हालांकि एंथर 9+1 सॉरी, और इसमें प्रेजेंट होता है वर्तिका भी, मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। अब भाई साहब ध्यान रखो, मेल और फीमेल दोनों एक बंद कक्ष में है, मेल और फीमेल दोनों एक बंद कक्ष में है, समझ में आई बात। तो उनमें पॉलिनेशन, उनमें लैंगिक प्रजनन होगा ही होगा, समझ में आई बात। फ्लावर में जो पाइसम सटाइवम है उसके दोनों मेल और फीमेल दोनों बंद पुष्प होता है, ये बंद पुष्प होता है, गुलाब जैसा नहीं होता है, आई समझ में, जाफोन जैसा नहीं होता है, इसके परागकोश या वर्तिका दिखाई नहीं देते हैं, वो बंद होते हैं, और जब बंद होगा तो उनमें स्वयं परागण होगा, स्वयं परागण, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लग जाते हैं, समझ में। बड़ा बड़ा अच्छा पार्ट है नेचर का, बहुत अच्छा चीज है, ये मैं बताऊंगा बाद में। इसीलिए बड़ा अच्छी चीज होती है कि इनमें परागण होना ही होना है मटर में, इसलिए मटर की एक फली में बहुत सारे ओव्यूल, बहुत सारे मटर की मतलब लेग्यूमिनस प्लांट जितने होते हैं उनमें बहुत सारे बीज लग जाते हैं, एक फली, फली मतलब ओवरी, उस ओवरी में कई सारे बच्चे, समझ में आई बात? बच्चे मतलब वही एम्ब्रियो मतलब सीड, बहुत सारे लग जाते हैं। लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गेहूं में एक ओवरी में एक गेहूं होता है, एक ओवरी में एक, समझ में आई बात? गेहूं की फलियां लगती हैं ऐसे अलग अलग, ठीक है, सब में अलग अलग, क्योंकि उनको पॉलिनेटर चाहिए, हवा, हवा से मेल गैमीट्स आते हैं इनके पास, हवा से, और नहीं आए तो पता चला गेहूं नहीं बनना है। लेकिन इसमें तो बनना है, राइट। मैं बाद में समझाऊंगा जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, पहली चीज याद रखिए। तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 62 में। अब भाई क्या बना हुआ है 62 में, है ना, सुनिए। देखो इसमें मेल फीमेल दोनों है, मेल में मेल और फीमेल वाला दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ये वाला, लेकिन ये बाद में भी काम में आएगा आपको, बहुत अच्छे सुनो। फीमेल, फीमेल को हमको, फीमेल में तो ये मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन इसके पहले जैसे ही बर्ड्स, बर्ड्स बनती है, कलिका बनती है, उस समय ध्यान देना,
इसके एंथर को काट दिया जाता है, काट के अलग कर देंगे। इसके एंथर को काट के अलग कर दिया, इधर से काट दिया मैंने, काट दिया। देखो मेंडल भाई साहब कैंची लेकर के बैठे हुए हैं, काट रहे हैं ना एंथर को। डायग्राम देखो आप 62 नंबर पेज पे, ठीक है। हाँ, उन्होंने उसकी एंथर को उन्होंने काट दिया, तो वो क्या बन गया, फीमेल बन गई। फिर वो क्या बन गई, देखो लिखा ना फीमेल, फीमेल वाला साइन, ये वाला पार्ट। आप एनसीईआरटी देखो, बिल्कुल क्या बन गया, ये फीमेल बन गया। सॉरी, क्या कर दिया हमने, हाँ, ये फीमेल का साइन है ना, ये तो मालूम ही है। ये बन गया फीमेल। और मेल, ये वाला पार्ट था मेल में, कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत है। अब देखो, हम चाह रहे हैं कि इसके परागकण इसमें ना आए, हम चाह रहे हैं कि इसके परागकण को हम राइट, क्योंकि हम तो मेंडल, मेंडल मतलब मेंडल, हम क्या, मेंडल, मेंडल सोचे थे इसके परागकण को वो यहां पर पहुंचाए। ठीक है, तो ये जो क्या अलग किया हमने, एंथर को अलग करना, राइट, किसको अलग कर दिया, एंथर अलग करना, इसको कहते हैं विपुंसन, राइट, इमैस्कुलेशन प्रोसेस या विपुंसन, 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 विपुंसन बड़ा अच्छा है, विपुंसन, पुंसन मतलब पुरुषत्व को खत्म कर देना, विपुंसन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, अब यदि विपुंसन किया तो ये क्या बन गया, फीमेल। जबकि दोनों थे, इसमें मेल भी था और फीमेल भी था, मेल भी था फीमेल भी था। ये आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में भी है, राइट। यदि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कहलाता बैगिंग, पॉलिनेशन, रीबैगिंग, बैगिंग, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मुझे मालूम है कितना पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग का पेज नंबर देख लो, ठीक है, और वहां पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ये है बहुजनन, स्त्रीकेशर, और हाँ, आपका जाओ 18 नंबर पेज पर, 18 नंबर पेज पे, 18 नंबर पेज पे देखो विपुंसन वर्ड दिख रहा है बोल्ड में, तीसरे नंबर चौथे नंबर पैरा पे मेरा, नहीं मिल रहा। अरे पेज नंबर 18 पे गधो, हैं? ये है ना ये है विपुंसन सब। हाँ या ना तो बोलो, मिला कि नहीं मिला। सर। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, राइट। तो ये अभी तक विपुंसन यही कहलाता है, समझ में आई बात। विपुंसन का मतलब क्या होता है, विपुंसन मतलब एंथर को काट के अलग करना, एंथर को काट के अलग करना। लेकिन एंथर को काट के किस में अलग किया जाता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में, या मतलब ऐसे द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में विपुंसन होता है, एक लिंगी में नहीं होता। भैया एक लिंगी तो पहली से मेल और फीमेल है, उनमें क्या काट के अलग करोगे, ये मेल है ये फीमेल है, बस मेल वाला पार्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, एक लिंगी में नहीं होता। जब पुष्प द्विलिंगी हो तो उनमें विपुंसन की जरूरत पड़ती है, और पुष्प को क्या बनाया जाता है, पुष्प को क्या बनाया जाता है, फीमेल। अब आप ध्यान दो, तो ये चीज तो हो गई विपुंसन की प्रोसेस, इमैस्कुलेशन को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें आगे, आगे इस वाले फ्लावर से गैमीट बनेंगे, ठीक है, और इस वाले फ्लावर से भी क्या बनेंगे, गैमीट। और गैमीट का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है भाई, वो होता है मेयोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, मेयोसिस, जिससे एक ये बन गया और एक ये बन गया, ये बन गया गैमीट या युग्मक। इससे भी वही होना है मेयोसिस के बाद, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें से। इसमें क्या है, मेयोसिस के बाद ये क्रोमोसोम, हमको मालूम है, क्रोमोसोम फॉर्म में इसलिए बना रहा हूं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे। ये हो गया गैमीट। देखो हमको मालूम है अच्छे तरीके से कि गैमीट में कितने क्रोमोसोम जाते हैं, आधे, आधे, है ना, मालूम है। मेल और फीमेल से कितने आते हैं, 23 आके यहाँ मिल गए तो कितने हो गए, 46, 46 फिर से हो गए। तो हर जो मेल होता है वो 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करता है, देता है हर मेल, सॉरी हर पेरेंट, हर पैतृक 23 क्रोमोसोम देगा। वही चीज आ गई, इसका आधा हो गया। ठीक है, आप ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमीट में एक लक्षण का एक एलील ही आता है,
ठीक है, फिर से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमीट में एक लक्षण का एक एलिल ही आता है, राइट। या तो प्रभावी या अप्रभावी, दोनों नहीं आ सकते, यानी दोनों, ये पार्ट दोनों आ गए, कैपिटल टी यहाँ नहीं आए, स्मॉल टी दोनों यहाँ नहीं आए, एक आएगा, एक लक्षण का एक एलिल। यही याद कर लिए जो डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण, राइट। हाँ सुनिए, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमीट में एक लक्षण का एक एलिल ही आता है। कैपिटल टी में क्या है, केवल कैपिटल टी, ठीक है। हाँ, तो अब ये गैमीट तो भाई बन गए, अब इनमें क्या कराना है, फ्यूजन। अब हो जाएगा फ्यूजन या संलयन, संलयन, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनने वाला है, जाइगोट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया जाइगोट। और ये बना वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा क्रोमोसोम मैनर में ले दे रहा हूं। यहां क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसको कहा जाता है F1 पीढ़ी, राइट, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, जाइगोट, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फीलियल फर्स्ट जनरेशन, F1 पीढ़ी। ये क्या कहलाता है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन या पीढ़ी। ये सब वर्डिंग आप पेज नंबर इसमें देख सकते हैं, 63 पे देख सकते हैं। F1 पीढ़ी उन्होंने लिखा है, और समझाते हुए लिखा होगा, वो तुम लोग पढ़ लेना, मोनोहाइब्रिड ये वो, ये सब तुम लोग पढ़ना, ठीक है। हाँ, उसको पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी है। अब इसके बाद यहां पर ने क्या करा दिया था, पर परागण। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो चाह रहे थे हम कि इस वाले पार्ट का यहाँ ये पार्ट ट्रांसफर, इसलिए यहाँ पर होता है पर परागण, ये ध्यान रखना, यहाँ होता है पर परागण, ठीक है। पर परागण के पश्चात गैमीट बनाए, गैमीट के में हो गया फ्यूजन, जिससे बन गया जाइगोट, जिससे बन गया जाइगोट, है ना, ये बन गया जाइगोट। अब आप ध्यान रखो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये बन गया जाइगोट। अब जाइगोट में ध्यान रखो कि F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी दिखाई देगा तो वो प्रभावी, और स्मॉल टी नहीं दिखाई देगा तो अप्रभावी, ठीक है। यही है प्रभाविता का नियम। इसके अलावा एनसीईआरटी की और कोई सी डेफिनेशन यदि हो तो वो बाद में लिखते रहना, सबसे मेन चीज जो है वही डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में जो गुण दिखाई देते हैं, जो एलिल, F1 पीढ़ी में जो एलिल स्वयं को प्रकट करता है उसे प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी कहा जाता है। यह है प्रभाविता का नियम, राइट। तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है कि प्रभाविता का नियम किस पीढ़ी में सिद्ध होता है, प्रभाविता का नियम किस पीढ़ी में सिद्ध होता है, F1 पीढ़ी में। किस पीढ़ी में सिद्ध हो जाता है, F1 पीढ़ी में। फिर अच्छे सुनिए इसको थोड़ा, अब अच्छे मैनर में कर लिखते हैं। देखो, यदि बाई चांस, यदि बाई चांस किसी, ये बन गया जाइगोट, ये बना जाइगोट, जाइगोट, है ना। यदि किसी, ये भी जाइगोट ही है, ऑर्गेनिज्म मतलब जाइगोट, हम जाइगोट से तो डेवलप हुए हैं भैया, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बने जाइगोट से ही विकसित हुए हैं, ठीक है। हाँ, यदि किसी जाइगोट में समान एलिल होते हैं तो उसे कहा जाता है समयुग्मजी, समयुग्म, होमोजाइगस, हिंदी इंग्लिश में होता है होमोजाइगस। समान एलिल जाइगोट में है तो उसको, या जीव में, किसी भी जीव में समान एलिल होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। और अलग अलग यदि होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजी, ठीक है। ये सम युग्मजी, विषम युग्मजी जो वर्ड है आप लोग तो इसमें बहुत अच्छा आया है, पेज नंबर 63 में आप देख सकते हो, ठीक है। बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर से जो कुछ भी लिखा, सम युग्मजी मतलब होमोजाइगस इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और जीनोटाइप मतलब जीनी प्रारूप, और फिनोटाइप मतलब दृश्य प्रारूप, ये भी लिखा हुआ है। सब इंग्लिश हिंदी आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी, मेरा काम है समझाना, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये नियम अपन बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद तो समझ में आया, F1 पीढ़ी के हेट्रोजाइगस में जो एलिल स्वयं को प्रकट करता है, कैसे, कैसे प्रकट करता है, जो एलिल स्वयं को फिनोटाइपिकली, राइट, दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप मतलब दृश्य प्रारूप, जो एलिल स्वयं को
प्रकट करता है, फिनोटाइपिकली प्रकट करता है, उसको प्रभावी। अब जैसे हमको यहाँ सब टॉल मिल गए, सारे पौधे हमको यहाँ कैसे मिले हैं भाई, लंबे मिले, ठीक है। तो इसलिए अपन कैपिटल टी को क्या बोलेंगे, प्रभावी, और स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, अप्रभावी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद होता है इसी में सेल्फिंग प्रोसेस। सेल्फिंग मतलब इनका आपस में ही, क्योंकि ये बंद पुष्प है, राइट, और राइट, इसमें हो जाएगा सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब होता है स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, ठीक है। अब स्वपरागण का मतलब है, अब वहां तो नहीं लिखूंगा, इस साइड में लिख दे रहा हूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराना, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही होना, राइट, वही स्वपरागण है। अब आपको ध्यान देना है, इसमें क्या हो जाता है, फिर से मियोसिस, और इसमें भी क्या हो जाएगा, मियोसिस, ध्यान देना, राइट, मियोसिस। और बनने वाले गेमीट में एक लक्षण का एक एलिल ही स्थानांतरित होता है, बनने वाले गेमीट में, राइट। सुनिए, F1 पीढ़ी के हेट्रोजाइगस, ये F1 पीढ़ी का हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है। F1 पीढ़ी के हेट्रोजाइगस में एक लक्षण के दो एलिल साथ साथ रहते हैं, ठीक है। देखो, आराम से जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, उसको समझो, रटो मत, जो लिखा है उसको बोलो, जो अपन बनाते चले जाए उसी को, मैं तो वही कर रहा हूं, और तो कुछ नहीं। ठीक है, देखिए, ये F1 पीढ़ी का हेट्रोजाइगस है, सिंपल। F1 पीढ़ी के हेट्रोजाइगस में एक लक्षण के दो एलिल साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित, प्रदूषित या खत्म नहीं करते हैं, गोली मार दे एक दूसरे को, ऐसा नहीं, प्रभावित या दूषित नहीं करते हैं। और मियोसिस के पश्चात, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमीट में, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमीट में एक लक्षण का एक युग्म विकल्पी, एक लक्षण का एक एलिल ही स्थानांतरित होता है। बनने वाले गैमीट में एक लक्षण का एक एलिल ही स्थानांतरित होता है, या तो प्रभावी या अप्रभावी, दोनों नहीं, एक गैमेट में दोनों कभी नहीं आ सकते, और आ भी नहीं सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, जैसे जैसे यहाँ, ठीक है। इसी की सेल्फिंग, अब मैं डायरेक्ट इसकी, यहाँ तो मैं डायरेक्ट सेल्फिंग करा दे रहा हूँ, है ना, सेल्फिंग से इससे क्या बनेंगे, दो गैमेट, मतलब ये हो गया मियोसिस, और मियोसिस के पश्चात क्या बनेंगे भाई, गैमेट बनेंगे, ये बन गए गैमेट। हमको मालूम है यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन बनने वाले गैमेट में क्या जाएगा, एक में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे में जाएगा स्मॉल टी, अलग अलग अपने आप, क्योंकि हमको मालूम है हमारे कितने होते हैं, 46, 46 में से कितने जाते हैं, 23, हर एक जोड़ा का। देखो, ये आप अच्छे रहते हैं, मेरी बॉडी में मेरी मदर के 23 क्रोमोसोम है, फादर के 23 क्रोमोसोम है, लेकिन मेरी बॉडी में जब गैमीट बनेंगे, तो मेरी बॉडी में जो मदर के 23 क्रोमोसोम है, फादर के 23 क्रोमोसोम है, तो उनका 15 नंबर का क्रोमोसोम 15वें नंबर क्रोमोसोम के साथ जोड़ा बनाएगा, 10वां 10वें के साथ, 17वां 17वें के साथ, 18वां 18वें के साथ। ये जो जोड़ा होता है इसी को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, समयुग्मजी गुणसूत्र जोड़ा, राइट, समयुग्मजी गुणसूत्र जोड़ा, ये बन गया था जोड़ा। और गैमीट में फिर कितने जाएंगे, इसमें से आधे, मतलब स्पर्म बनेंगे, यदि मेरी बॉडी में स्पर्म बनता है तो उसमें हर एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे, चाहे जैसे जाए। हाँ, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अब मेरी बॉडी में मेल और फीमेल, मतलब मेरे माँ बाप के दोनों की कैरेक्टर है, अब वो नेक्स्ट जनरेशन में जब आएंगे तो हो सकता है उनके कैरेक्टर भी अलग अलग मिक्स होकर के पहुंच जाए, ठीक है। अब 23 यहां से आएंगे और 23 फीमेल से आएंगे, फिर एक वेरिएशन आ जाएगा, न्यू जनरेशन में थोड़ा और वेरिएशन आएगा। तो कभी कभी होता है कि दादा दादी के कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ जाते हैं भाई, मामा तक के कैरेक्टर आ जाते हैं, लेंथ एंथ ये वो, पता चला मम्मी के घर के लोग लंबाई में ज्यादा है, पापा वाले टेगने टेगने, तो पता चला बेटा जो या लड़की हो रही है वो मामा के खानदान पे चली गई, ठीक है, तो वो वहां से जीन ले आते हैं, लेकिन गैमेट में आधी आते हैं, ठीक है।
बिल्कुल, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम। देखो सुन लो, याद करने की जरूरत नहीं, तो रटते रटते थक जाओगे। ठीक है, फिर से बहुत ही हेट्रोजाइगस F1 पीढ़ी के हेट्रोजाइगस में एक लक्षण के दो एलील साथ साथ रहते हैं। एक लक्षण के दो एलील साथ साथ रहते हैं, परंतु ये एक दूसरे को प्रभावित या प्रदूषित नहीं करते हैं। ठीक, और मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमेट में एक लक्षण का एक एलील ही जाता है। इसके बोलते हैं विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, जो हमेशा लगता है, हमेशा लगेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नियम ना लगे, राइट, यही लगता है। ठीक है, अब ये बन गए गैमीट्स भाई, वहां भी मैंने गैमीट बना दिया, अब इतने तक उसको यहां तक लेके चलेंगे, इसको अपन आगे ले लेंगे। ठीक है, ये हो गए गैमीट्स, ये बन गए गैमीट्स, ये गैमेट्स यहाँ वहां दोनों साइड अपन ने गैमेट बना दिया। अब आगे अपन लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब बना दिया इन गैमेट्स का फ्यूजन कराना, तो फ्यूजन कराने के लिए आ जाता है हमारा चेकर बोर्ड। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर, इसको कहा जाता है पुन्नेट स्क्वायर। बैट्सन एवं पुन्नेट थे, तो उन्होंने, पुन्नेट जो साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के साइंटिस्ट, उन्होंने ये बना दिया था भाई। और एक चीज मैं बताऊं, नीट वालों ने ये तक पूछ लिया था कि पुन्नेट किस कंट्री के रहने वाले हैं, ये तक क्वेश्चन है। इन बेवकूफों को क्वेश्चन तक नहीं बनाते बने। ठीक है, इधर लिखा है, आपको मिल जाएंगे ब्रिटेन के साइंटिस्ट कौन ने। ठीक है, अब यहां ले लिया अपन ने ये वाले दो, और इधर पे ये ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। दो गैमीट्स, ये दो गैमीट एक साइड, ये दो गैमीट एक, इसको कभी कभी अपन मेल और फीमेल वर्ड लिख देते हैं कि मेल के लिए और फीमेल के लिए। अब हमको मिलाना है, ये पूरी जगह आएगा, ये पूरी जगह, ये पूरी जगह, ये आपने 10th में किया हुआ है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ जाएगा कैपिटल टी, इधर से उधर से, इसमें आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक अच्छी बात ध्यान रखो कि हर जगह कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं, तो प्रभावी पहले आएगा, अप्रभावी बाद में। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, और यहां से स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ। अब इसके बाद वो अपन को पता चल चुका है भाई कि कौन प्रभावी कौन अप्रभावी। ठीक है, तो जो गुण दिखाई देते हैं, जो गुण दिखाई दिया था वो कौन सा था, यहाँ पर टॉल, कैपिटल टी जहां होगा वहां टॉल, और कैपिटल टी जहां होगा टॉल, कैपिटल टी जहां होगा टॉल, कैपिटल टी नहीं है तो वहां जाएगा डॉर्फ, मतलब बोना। इसको बोलते हैं फीलियल सेकेंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी, इसको कहा जाएगा F2 जनरेशन, इसको बोलते हैं F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, इसको F2 जनरेशन कहा जाता है, राइट। अब एक अच्छी बात, ये अपने थोड़ा सा समझ लो, आज के डेट में बस मोनो हाइब्रिड करा के अपन खत्म करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड में से दो चीज, मतलब एक संकर क्रॉस से दो नियम सिद्ध हो जाते हैं। एक है प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का। प्रभाविता का नियम बहुत इजी है, F1 पीढ़ी में जो गुण दिखाई देंगे प्रभावी, नहीं दिखाई देंगे अप्रभावी। ये नीट के हिसाब से याद कर लो। 12th में तो लिखना होगा थोड़ा सा, तो उसमें एनसीईआरटी का या शिवलाल की बुक का थोड़ा सा पार्ट ले लेना, लेकिन यही बोला जाता है, बिल्कुल सार यही है हर नियम का। F1 पीढ़ी में जो गुण दिखाई देंगे प्रभावी, जो नहीं दिखाई देंगे अप्रभावी। पृथक्करण का नियम क्या है कि बनने वाले गैमेट में, बनने वाले गैमेट में एक लक्षण का एक एलील ही जाता है। और गैमेट कब बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले गैमेट में एक लक्षण का एक एलील ही स्थानांतरित होता है, या प्रभावी या अप्रभावी, दोनों नहीं। यह है पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा पढ़ते जाइए। F2 हो गया। अब इसके बाद अपन दो चीज ले लेते हैं, जीनोटाइप और पीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो एंड पीनोटाइप, तो पहला नंबर ले लेते हैं अपन पीनोटाइप, है ना। पीनोटाइप कैरेक्टर, पीनोटाइप कैरेक्टर्स मतलब दृश्य प्रारूप। फिनोटाइप का मतलब है दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप, प्ररूप, दृश्य प्ररूप, दृश्य 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 प्ररूप। एक बार मैं भी लिख दे रहा हूं, और एनसीईआरटी तो है। फिनोटाइप मतलब क्या होता है बताओ, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, स्कूल में पढ़े हो तो बताओ।
और 10th में पढ़े हो तो बताओ। फिनोटाइप मतलब सुनिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जो बाहर से लक्षण दिखाई देंगे वही फिनोटाइप होगा। अच्छे से सुनना, बोलते हैं बाहर से जो लक्षण दिखाई देगा वही फिनोटाइप होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। हमारी कायिक कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं चाहे कोई भी कायिक कोशिकाओं मतलब जीन हमारा जो कुछ भी प्रकट कर दे उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जीन हमारे जो कुछ भी लक्षण बना दे मेरे अंदर। अच्छा बताओ, जो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है दिख रहा है? नहीं ना, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी फिनोटाइप है। कितने फिनोटाइप है? 4। ए बी, ए बी और ओ दुनिया में। मतलब दुनिया में तो बहुत है, 100 से ज्यादा ब्लड ग्रुप है, लेकिन हमको 4 मेजर ध्यान रखना है। ये फिनोटाइप आते हैं। इनको बनाने वाले 6 जीनोटाइप होते हैं। कैसे होते हैं अपन बताएंगे। 6 जीनोटाइप दिए हैं, अभी मैं वहां नहीं ले जाऊंगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो 4 फिनोटाइप 6 जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो दिखाई देगा वही फिनोटाइप है। ठीक है, जो दिखाई देगा वो नहीं, जो भी अपना जीन एक्सप्रेस करता है मतलब फिनोटाइप कैरेक्टर में सम्मिलित है। फिनोटाइप कैरेक्टर में सम्मिलित है। पहला नंबर आकार की, मतलब मॉर्फोलॉजी, आकार की। दूसरा नंबर ऑथ की, एनाटॉमी, या हिस्टोलॉजिकल करेक्टर अपन बोल सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल करेक्टर ऑथ की, आकार की, औत की, कार की। आकार की, औत की, कार की लक्षण सम्मिलित होते हैं। मतलब जो बाहर से दिख रहा है, जो ऊतक ने दिया वो, और जो फिजियोलॉजी। यदि किसी को कोई रोग हो जाता है और सड़क से निकल के जा रहा है तो पता चलेगा नहीं ना। हाँ, लेकिन वो भी फिनोटाइप करेक्टर होता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें सम्मिलित होंगे। तो फिनोटाइप करेक्टर में सम्मिलित है मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो इसका रेशो क्या आएगा? अनुपात। तो आ गया फिनोटाइप रेशियो। अब फिनोटाइप रेशियो, अनुपात, अनुपात मतलब भाई साहब टॉल कितने हैं और डॉल, लंबे कितने हैं और बौने कितने हैं। तो हमको मालूम है 3 लंबे हैं और 1 बौना है। ठीक है, ये हो गया अपना फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, ये हो गया अपना फिनोटाइप रेशियो। फिर होता है जीनोटाइप कैरेक्टर। जीनोटाइप, जीनोटाइप कैरेक्टर अपन लिख लेते हैं। राइट, जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब होता है किसी भी जीव के जीनिक संगठन को, किसी भी जीव के जीनिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। अब हो गया जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप अनुपात। राइट, और जीनोटाइप अनुपात सबसे बड़ी बात है कि इसे केवल जीनोटाइप रेशियो मतलब इसे केवल चेकर बोर्ड द्वारा भी पता किया जा सकता है। इससे केवल चेकर बोर्ड द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब मेरे जीन थोड़े देख पाओगे, या मैं तुम लोग का जीन थोड़े देख लूंगा ठीक है कि सेल के अंदर क्या है। वो तो चेकर बोर्ड में है। अब इसका जीनोटाइप रेशियो, मतलब जीनोटाइप रेशियो बहुत इजी है। जीनोटाइप रेशियो बहुत ही इजी है कि इस चेकर बोर्ड में कैपिटल टी कितने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, स्मॉल टी कितना था। तो हमको बहुत इजी में मालूम है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें 1 है, 2 है और 1 है ना। बहुत इजी चीज, 1 to 1।
जीनोटाइप रेशियो कितना आ गया 1:1। कैसे आ गया, ये हो गया भाई 1:1। यही चीज आप ध्यान रखना, राइट। बाद में इसको अपन, यदि अपन बोलते हैं ना हार्डी वेनवर्थ लॉ, बाद में आएगा, अभी मैं ऐसे बता देना, जैसे अपन इसको बोलते हैं, इसको बोल दें, राइट। यदि यदि देखो देखो थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा किसी चीज के बारे में, फिर बाद में आएगा, तो अभी से मैं थोड़ा सा जगह दे रहा हूँ रफ मैनर में बना के, कि अपन बोल सकते हैं कोई भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो अपन क्या बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया 2 कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस ए स्क्वायर, ये बाइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अभी टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। ये कौन सा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट होता है ना, वो यही है, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही है। तो यहाँ मैं ए लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, तो वही आ जाता है। ये बाद में है आप लोग को थोड़ा सा एवोल्यूशन में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बाइनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अभी नहीं, राइट। ये कब आएगा आपका, बाद में, अभी नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपन फिर से एक बार पूरा कवर कर लेते हैं एक बार और, ठीक है। फिर तुम लोग वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। बढ़िया तरीके से आराम से डायग्राम आप बना लेना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब होता है एक लक्षण के दो विपर्याय गुणों के मध्य कराए गए क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल लिया जाता है। फीमेल बनाने के लिए मटर में उसमें एंथर को अलग किया जाता है, जिसको इमेस्कुलेशन कहा जाता है। इमेस्कुलेशन की ये प्रक्रिया आप लोग के 62 नंबर पेज पे दी गई है, ठीक है। ये नंबर है अपना NCERT का 62 नंबर पेज, है ना। पेज नंबर 62 पे लिखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। इमेस्कुलेशन या विपोंसन जिसको कहा जाता है, और फर्स्ट चैप्टर पे भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, वो क्रोमोसोमल फॉर्म है, उसको मत बनाना, स्टोवर बना लेना, मतलब उसको तुम लोग कॉपी में बनाना, स्कूल में नहीं बनाना। अभी तो सब बनाना, मेरी मेहनत बर्बाद कर दोगे नहीं तो। अभी सब बनाना, स्कूल में ये मत बनाना, ये बना लेना, ठीक है। तो मेयोसिस से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनेंगे गैमेट, और हर एक गैमेट में कितना आता है, एक लक्षण का एक एलिल, ठीक है। इनमें हो जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जिसको F1 जनरेशन कहा जाता है। F1 पीढ़ी में किसी भी एलिल से, F1 पीढ़ी में कोई भी जो, यानी F1 पीढ़ी के हेटेरोजाइगस से, F1 पीढ़ी का हेटेरोजाइगस से कैपिटल टी स्मॉल टी में जो गुण दिखाई देता है, जो एलिल स्वयं को प्रकट करता है उसको प्रभावी, जो नहीं कर पाता उसको अप्रभावी कहते हैं। यह प्रभाविता का नियम। अब इसमें होता है सेल्फिंग या स्वयं परागण। इसमें क्या हो जाता है, सेल्फिंग या स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग या स्वपरागण, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया, यहाँ पर वही चीज हो रही है, स्वपरागण की प्रक्रिया, ठीक है। सेल्फिंग, या फिर इसको मैं इसी साइड लिख देता हूँ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सेल्फिंग या स्वपरागण की प्रक्रिया, ठीक है, होगी यहाँ पर। बस सही लेवल पे लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, स्वपरागण स्वपरागण स्वपरागण, ये बन गए मेल फीमेल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि स्वयं परागण की प्रक्रिया और ये द्विलिंगी फ्लावर है। इन्होंने भी मेल फीमेल लिख डाला है, एनसीईआरटी वाले बेवकूफ हो गए थे, ठीक है। चलो, अब इसमें दो अगर ले लिए तो मियोसिस के पश्चात बनने वाले गैमेट में एक लक्षण का एक एलील ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये बन गया गैमेट। ये मियोसिस में इससे ऐसे आ जाएगा, ये बनेगा क्रोमोसोमल फॉर्म में भी देखा, ये एक गैमेट, ये एक गैमेट, अलग अलग गैमेट, ठीक है। अब इसमें क्या रख लेते हैं अपन, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड किसने दिया था, पुन्नेट ने। ये दो गैमेट एक साइड, ये दो गैमेट एक साइड रखा, और ये अपन ने बना दिया। तो F2 पीढ़ी में ये आप देख रहे हैं टॉल टॉल टॉल, ये हाइब्रिड टॉल होते हैं, लेकिन हमको दिखेगा तो नहीं भैया, हमको तो दिख रहे हैं तीन लंबे और एक बौना, तो जो हमको दिखाई दे रहा है। अब जैसे फिनोटाइप कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, दस प्रारूप कैरेक्टर क्या होते हैं, मतलब जो बाहर से दिखाई दे, जो ऊतक से संबंधित हो, जो कारकी हमारे डाइजेस्टिव ये वो सब सिस्टम से रिलेटेड हो। तो रेशियो कितना आया टॉल एंड डॉर्फ का 3:1 रेशियो। और जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, जीन प्रारूप किसी भी जीव के जीनिक संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। और इसका रेशियो कितना आता है, कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी कितना है, स्मॉल टी कितना है, 1:1। तो ये रेशियो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड का है 3:1, और जीनोटाइप कितना है 1:1, वन टू ठीक है। वन ओके, थैंक यू, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, बाय। गुड बाय सर। ओके बाय।